वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा, कल हमने कंप्लीट कर लिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है पुत्र, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज रहेगा लिंकेज। ठीक है, लिंकेज के लिए हमें सबसे पहले एक इंसेक्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। इंसेक्ट का नाम है फ्रूट फ्लाइज। ठीक है, देखो, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाइज। तो पहले तो समझो व्हाट आर फ्रूट फ्लाइज। जैसे नॉर्मली सिंपल ये हमने सबने देख के रखी हुई हैं। ठीक है, जैसे मानो बेटा किचन में अगर हमने बनानाज रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे बनानाज रखे हैं वहां पे, अब थोड़े वो ज्यादा पक गए हैं, है ना, तो हम क्या देखते हैं कि उनके आसपास छोटी छोटी फ्लाइज घूमना शुरू कर देती हैं। वो जो छोटी छोटी फ्लाइज वहां किचन में है उन बनाना के आसपास, उन फ्लाइज को हम क्या बोलते हैं? दीज आर नॉन एज फ्रूट फ्लाइज। क्या बोलेंगे इनको? फ्रूट फ्लाइज। छोटी छोटी होती है तो टाइनी फ्रूट फ्लाइज। ठीक है, तो इंसेक्ट का नाम फ्रूट फ्लाई, इसका साइंटिफिक नाम आपने याद करना है, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, साइंटिफिक नाम किसका बेटा? ऑफ टाइनी फ्रूट फ्लाई। ठीक है, फ्लाइज जो हमें फ्रूट्स के आसपास दिखती हैं जब वो फ्रूट पक जाते हैं, ठीक है, तब मोस्टली ये नजर आती हैं। अच्छा, अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर किस लिए पढ़ रहे हैं? कल बेटा जब हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे थे, उसमें देखो सेलिएंट फीचर्स से ऊपर एक लाइन आई थी कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय मॉर्गन। ठीक है, तो मॉर्गन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे टू शो, क्या शो करने के लिए? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और पुत्र अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने जो मटेरियल यूज किया था वो क्या था? इंसेक्ट का नाम क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। क्या नाम है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो देखो अब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसका कॉमन नाम टाइनी फ्रूट फ्लाई। ठीक है, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स। ये अंडरलाइन करो, जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक्स के लिए मॉर्गन ने जितने भी एक्सपेरिमेंट शो करे थे वो सारे एक्सपेरिमेंट्स इसी फ्रूट फ्लाई के ऊपर किए गए थे। ठीक है, एक और चीज पुत्र आपको नोट करनी है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं वो भी आप याद रखोगे। दे हैव 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, टोटल 4 पेयर हैं क्रोमोसोम के। ठीक है, 4 पेयर मतलब टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? 8। इनमें से पुत्र 3 पेयर क्या है? 3 पेयर्स, दीज आर ऑटोजोम। 3 पेयर क्या होंगे? ऑटोजोम। एंड 1 पेयर इट इज सेक्स क्रोमोसोम। 1 पेयर क्या होगा? इट इज सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर बेटा? ठीक है, ये आपने याद करना है। क्लियर हो गया है ना? लग गया पता क्यों ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आप देखो इसके बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। इट वॉज सिलेक्टेड एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बाई थॉमस हंट मॉर्गन। क्लियर हो गया? अंडरलाइन कर लो। ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, क्या क्या रीजंस थे इसके पीछे? मॉर्गन ने क्यों ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ही चूज करा अपने एक्सपेरिमेंट्स को शो करने के लिए? देखो, नंबर 1, दे कुड बी ग्रोन इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लैब। दे कुड बी ग्रोन, कौन? फ्रूट फ्लाई कैन बी ग्रोन इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लैब। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया किचन का, कि किचन में अगर हमने फ्रूट्स रखे हैं, ठीक है, अगर वो फ्रूट थोड़े ज्यादा पक गए हैं तो उसके आसपास हमें बहुत सारी छोटी छोटी फ्लाइज दिखना शुरू हो जाती हैं। वो सारी फ्लाइज क्या है? फ्रूट फ्लाइज। तो बिल्कुल वैसे ही हम इनको लैब में भी ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो, देखो मैंने क्या किया, कंटेनिंग क्रीम ऑफ व्हीट। हमने व्हीट की थोड़ी सी क्रीम ली, मतलब आटा लिया। ठीक है, व्हीट गेहूं की थोड़ी सी क्रीम ली, आटा लिया और उसको वहीं पे रख दिया। ठीक है, तो उसके आसपास थोड़े टाइम के बाद क्या बनना शुरू हो जाएंगी? फ्रूट फ्लाइज बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, या फिर मोलासिस होता है गुड़, ठीक है, एंड अगार,
उनको हमने मिला दिया, वहां पे मैंने छोड़ दिया, एगार को छोड़ दिया, मोलासेस को छोड़ दिया, तो वहां पे आसपास हमें क्या दिखना शुरू हो जाएंगी, छोटी छोटी फ्रूट फ्लाइज। तो इनको ग्रो करवाना बहुत ईजी था। ठीक है, क्लियर। सेकेंड, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट, एनसर्कल करो, 2 वीक्स। इंपॉर्टेंट है, 2 वीक्स। ये अपना लाइफ साइकिल सिर्फ 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। ठीक है, जो फ्रूट फ्लाइज होते हैं वो अपना लाइफ साइकिल 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लेते हैं। 14 दिन के अंदर अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो मर जाएंगी, मतलब। ठीक है, क्लियर। अच्छा, सिंगल मेटिंग, और एक सिंगल मेटिंग से दे कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी फ्लाइज। ठीक है, एक सिंगल मीटिंग से बहुत सारी प्रोजनी, मतलब नई जनरेशन, बहुत सारी न्यू फ्लाइज बन सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जरा। देयर इज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लाइज। आपकी बुक में डायग्राम भी बनी पड़ी है, इसको देख के भी हम बता सकते हैं कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। ठीक है, जिसका साइज बड़ा है वो कौन सा है, फीमेल फ्लाई। फीमेल हैज लार्ज साइज, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, एंड ओवीपोजिटर, ओवीपोजिटर का मतलब होता है इनके पास एक साइट होती है, एक जगह होती है टू ले द एग। ठीक है, फॉर गिविंग एग दे हैव अ साइट। ठीक है, तो फीमेल हैज लार्ज साइज एंड ओवीपोजिटर, एग ले करने के लिए साइट बनी पड़ी है। ठीक है, इनकी बॉडी में। जबकि मेल कैसे हैं, दे आर स्मॉलर। डायग्राम में हम देख सकते हैं, जिनका साइज स्मॉल है दे आर मेल, और जिनका साइज लार्ज है दे आर फीमेल। ठीक है, दे पोजेस 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स और डिफरेंट साइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो। दे पोजेस 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये मैंने आपको बोला हमने याद करके रखनी है ये। ठीक है, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ डिफरेंट साइज, अंडरलाइन कर लो, डिफरेंट साइज, मतलब कोई भी क्रोमोसोम सेम नहीं है, अलग अलग साइज के हैं। ठीक है, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ डिफरेंट साइज। टोटल क्रोमोसोम कितने हुए बेटा, 8। ठीक है, क्लियर है ना। आगे, मेल फ्लाई हैज XY क्रोमोसोम, ये भी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इनमें जितने भी मेल होंगे, मेल फ्लाई होंगे बेटा, उनके जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कैसे होंगे, XY, ह्यूमन बीइंग की तरह ही सेम। ठीक है, दे हैव XY क्रोमोसोम। जबकि जो फीमेल फ्लाइज हैं, फीमेल फ्लाइज, दे हैव क्रोमोसोम XX लाइक ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन में भी फीमेल में जो क्रोमोसोम होते हैं दीज आर XX, और मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं दीज आर XY। वैसे ही इनमें पड़े होंगे XX एंड XY। ठीक है, और एक और चीज, इस फ्लाई के अंदर जो Y क्रोमोसोम है इट इज हुक्ड, ये मैंने बना दिया Y क्रोमोसोम साथ में, ये एक X क्रोमोसोम और ये Y क्रोमोसोम। ठीक है, लग रहा है ना पता, X क्रोमोसोम ऐसा है बिल्कुल सीधा, और Y क्रोमोसोम कैसा है, हुक्ड, किसके अंदर, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक है, अच्छा, ब्रीडिंग इज चीप, जैसे मर्जी ब्रीडिंग करवाई जा सकती है, एंड कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, पूरा साल ब्रीडिंग हो सकती है, ऐसे नहीं है कि एक पर्टिकुलर सीजन में ये ब्रीड करते हैं, नहीं, पूरा साल ब्रीडिंग हो सकती है। इट इज इजिली अवेलेबल, और इजिली ये फ्लाइज मिल जाएंगी। ठीक है, पता चल रहा है, ये जब हम अपने खुद किचन में हम इनको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लैब में एक्सपेरिमेंट करना कौन सा टफ काम है फिर। ठीक है, इजिली अवेलेबल। नेक्स्ट पॉइंट फिर से बहुत इंपॉर्टेंट, इट हैज मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन, अंडरलाइन करो, वेरिएशंस, दैट कैन बी सीन विद लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब जब हम इनको ब्रीड करवाते हैं, ब्रीडिंग के बाद हमारे पास बहुत सारे फ्लाइज बन के आएंगे। ठीक है, बहुत सारे फ्लाइज बन के आएंगे, और बेटा उन फ्लाइज के अंदर बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस, देयर आर अ लॉट ऑफ हेरिडिटी वेरिएशंस, जिनको हम लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जिसकी वजह से हम चूज कर रहे हैं ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को। ठीक है, क्लियर बेटा। पहले जल्दी से एक बार ये पॉइंट सारे करके देखो, शाबाश। जल्दी, शाबाश।
गया? डन बेटा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, लिंकेज। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखो जरा लिंकेज क्या है। लिंकेज इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स, मतलब जीन्स आगे इनहेरिट हो रही हैं, अगली जनरेशन में जा रही हैं, ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स टुगेदर, ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स टुगेदर। देखो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इस क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स पड़ी हुई हैं, ये जीन्स है मान लो, ठीक है, दीज आर द टाइप ऑफ जीन्स। हम क्या कह रहे हैं, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स ऑफ सेम क्रोमोसोम्स टुगेदर, मतलब अगली जनरेशन में, जैसे मान लो ये एक पेरेंटल जनरेशन है, ठीक है, पेरेंटल जनरेशन है, आगे क्या बनेगी, आगे बनेगी प्रोजेनी, ठीक है, अगली जनरेशन में ये तीनों की तीनों जीन्स मान लो ऐसे ही इकट्ठे जा रही हैं, ठीक है, अगली जनरेशन में भी ऐसे ही आ गई, ठीक है, तीनों की तीनों जीन्स ऐसे ही इकट्ठी आ गई, एंड कैपेसिटी ऑफ दीज जीन्स टू रिटेन देयर पेरेंटल कॉम्बिनेशन इन द नेक्स्ट जनरेशन, ये भी हमें नजर आ रहा है। देखो एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर शो करती है, ठीक है, ये जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर शो कर रही होगी, ये भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर शो कर रही होगी, और ये वाली जीन भी एक कैरेक्टर शो कर रही होगी, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ जीन्स हैं जो पेरेंट्स में प्रेजेंट थी, ठीक है, अब ये जीन्स क्योंकि सेम क्रोमोसोम पे पड़ी हुई हैं, तो ये वाली जीन्स अगली जनरेशन में एज इट इज ही चली गई, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में अलग नहीं हुई बेटा, ये तीनों की तीनों जीन्स इकट्ठे अगली जनरेशन में चली गई, मतलब जो पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया XYZ कोई कैरेक्टर है, जो पर्टिकुलर कैरेक्टर यहाँ पेरेंट्स में नजर आ रहे थे, वही सेम कैरेक्टर हमें किस में नजर आ रहे हैं, प्रोजेनी में भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि तीनों की तीनों जीन्स इकट्ठे ही अगली जनरेशन में चली गई, वो क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट नहीं हो पाई, ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, लिंकेज, दिस इज नॉन एज लिंकेज, ठीक है। फिर समझो बेटा, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स ऑफ सेम क्रोमोसोम्स टुगेदर and capacity of these genes to retain their parental combination in the next generation, अगली जनरेशन में वही करेक्टर वही कॉम्बिनेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं, दिस इज नॉन एज लिंकेज। इसके लिए हम एक क्रॉस भी बनाएंगे, उससे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर बेटा, है ना, यहां तक डेफिनेशन क्लियर। ओके, नेक्स्ट आओ, मॉर्गन क्लियरली प्रूव्ड लिंकेज इन ड्रोसोफिला। तो मॉर्गन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स कैसे थे, क्रॉसेस थे मतलब, और वो क्रॉसेस मोनोहाइब्रिड नहीं थे बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस थे, ठीक है। मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस बनाए, किसको लेके, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को लेके, टू स्टडी द जीन्स, जीन्स को स्टडी करने के लिए, दैट वर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस बनाए, क्लियरली प्रूव्ड लिंकेज, लिंकेज को प्रूव करने के लिए किसमें बेटा, इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है, क्लियर। तो देखो सबसे पहले अब हम लेंगे लिंक्ड जीन्स, इसके साथ साथ अभी काफी टर्म्स हैं, पहले आ गई लिंक्ड जीन्स, ठीक है। लिंक्ड जीन्स क्या होती हैं, जैसे अभी देखो मैंने एक डायग्राम बनाई, इस डायग्राम में ये जो आपको जीन्स नजर आ रही हैं पुत्र, इन सारी जीन्स को हम क्या बोलेंगे, लिंक्ड जीन्स बोलेंगे, क्योंकि ये जीन्स पास पास पड़ी हुई हैं। हम क्या देख रहे हैं, अगली जनरेशन में ये जीन्स इकट्ठे ही रही, अलग नहीं हुई, ठीक है। व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ना, तो क्रॉसिंग ओवर से ये अलग नहीं हुई थी, ये अगली जनरेशन में एज इट इज ही आ गई। तो लिंक्ड जीन्स, द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, अंडरलाइन करो सेम क्रोमोसोम्स, ये मैंने आपको याद करवाया है पहले, ठीक है। एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स पड़ी होंगी, उन जीन्स को हम क्या बोल देंगे, दीज आर नॉन एज लिंक्ड जीन्स, ठीक है, क्लियर है ना। और देखो एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर इस तरह से जीन्स बनी पड़ी हो, ये साथ साथ में हमने करते जाना है, अब
इस तरह से अगर जीन्स बनी पड़ी हो तो ये जीन्स को हम क्या बोलेंगे, दीज आर टाइटली लिंक्ड जीन्स, ठीक है। और अगर जीन्स दूर दूर पड़ी हैं तो उन जीन्स को हम क्या बोलेंगे, दीज आर लूजली लिंक्ड जीन्स। हाँ, ये भी कैसी लिंक्ड जीन्स ही हैं, बट एक है टाइटली लिंक्ड और एक हुई लूजली लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन, ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, उन जीन्स को हम क्या बोलेंगे, लिंक्ड जीन्स बोलेंगे, ठीक है। या एक क्रोमोसोम के ऊपर जो भी जीन्स पड़ी होती हैं, दीज आर नोन एज लिंक्ड जीन्स। ये जीन्स टाइटली लिंक्ड भी हो सकती हैं या फिर लूजली लिंक्ड भी हो सकती हैं, बट सेम ही क्रोमोसोम पे हैं तो स्टिल इनको क्या बोला जाएगा, लिंक्ड जीन्स ही बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अच्छी तरह से समझ लो। दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करो। पहले ये पॉइंट हम अच्छी तरह से करेंगे पुत्र, ये सबके दिमाग में अच्छी तरह से पॉइंट आ जाना चाहिए। अभी भी कोई अगर डाउट रह जाएगा तो पूछ लेना। दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब ध्यान से समझो, आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, मेंडल का लॉ भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है। जब भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी, ठीक है, हमारे पास क्या बनेंगे, हमारे पास बनेंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। और एक हमारे पास बन जाएंगे रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। और एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दोनों की परसेंटेज कितनी होगी, 50-50%। बस ये आपने रट लेना पहले अच्छी तरह से। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब भी होगी, हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, ठीक है, दो तरह के कॉम्बिनेशंस बनेंगे, एक बनेंगे पेरेंटल, एक बनेंगे रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। तो पेरेंटल भी कितने होंगे, 50%, और रिकॉम्बिनेंट्स भी कितने होंगे, 50%। और कुछ नहीं तो आप ऐसे याद रख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि जब गैमीट्स बनते हैं, ठीक है, जब मियोसिस होती है, जो गैमीट्स बनते हैं, ठीक है, उस बेस पे ये हमारे पास बन के आएंगे, है ना। तो जब गैमीट्स बनेंगे, उन गैमीट्स में से आधे गैमीट्स कैसे होंगे, 50% कैसे होंगे, पेरेंटल, ठीक है, मैटरनल और पैटर्नल, और 50% कैसे होंगे, रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। उससे हमने याद रखना है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अभी हमने मेंडल के लॉ के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, उसको भूल जाओ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, ये नॉर्मल चीज याद रखो सिर्फ। अच्छा, अब देखो, अब नेक्स्ट टर्म है, इसके बाद फिर आएगी ये दोबारा। नेक्स्ट टर्म देखो, कंप्लीट लिंकेज। पहले तो कंप्लीट लिंकेज के साथ लिखो जरा, रेयर। कंप्लीट लिंकेज, इट इज वेरी रेयर, ठीक है, बहुत कम ही ये देखने को मिलती है कंप्लीट लिंकेज। इफ टू जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, इफ टू जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम आर वेरी नियर टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत पास पड़ी हुई हैं, दे आर नॉट सेपरेटेड बाय द क्रॉसिंग ओवर, तो ये वाली जीन जब गैमेट्स बनेंगे, जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये सेपरेट नहीं होंगी, ठीक है, एंड आर इनहेरिटेड टुगेदर टू द नेक्स्ट जनरेशन, और अगली जनरेशन में ये जीन्स एज इट इज ही चली जाएंगी, ठीक है, अगली जनरेशन में एज इट इज ही इनहेरिट होगी, ठीक है। क्लियर बेटा, है ना। दिस इज नोन एज कंप्लीट लिंकेज। ध्यान से समझो, मतलब कोई दो जीन्स हैं, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पड़ी हुई हैं, क्लियर बेटा, बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ अटैच हैं, टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं, तो ये जीन्स ड्यूरिंग द क्रॉस ओवर ऑफ द गैमीट्स सेपरेट नहीं होंगी, और अगली जनरेशन में पुत्र ये एज इट इज ही चली जाएंगी। दिस इज नोन एज कंप्लीट लिंकेज। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके लिए अब हम क्रॉस बनाएंगे एक, ठीक है, क्लियर। अच्छा, प्रोजेनी कंसिस्ट ऑफ, अब नेक्स्ट जो प्रोजेनी बनेगी उसमें सिर्फ क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली पेरेंटल टाइप्स। पेरेंटल टाइप्स, तो पहले क्रॉस बनाओ। वैसे तो आपके सिलेबस में ये क्रॉस नहीं है, बट क्योंकि ये टॉपिक हमने समझना है अच्छी तरह से, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ कंपैरिजन करना है, तो ये आपको क्रॉस पता होना चाहिए, ठीक है। देखो,
ये मैंने लिए पेरेंट्स, ठीक है, क्लियर। ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम के ऊपर जीन पड़ी हुई हैं। यहाँ पे मैंने लिख दी जीन जी और यहाँ पे लिख दी जीन एल, ठीक है, टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं। यहाँ पे भी मैंने ले लिया क्योंकि होमोलोगस पेयर है तो जीन जी और यहाँ पे भी जीन एल, ठीक है। ये जी और एल है, जी फॉर ग्रे बॉडी, एल फॉर लॉन्ग विंग्स, क्लियर, ठीक है। वो छोड़ दो आप, है ना, हमने इतना ज़्यादा डीप नहीं करना, सिर्फ आपको यहीं जीन से समझ आ जाना चाहिए। अच्छा, दूसरा होमोलोगस पेयर दूसरे इंडिविजुअल में, ठीक है, इसमें स्मॉल जी स्मॉल एल और यहाँ पे भी स्मॉल जी स्मॉल एल, ऐसे ये जीन्स पड़ी हुई हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिज्म, ये दूसरा, है ना, क्लियर इतना। अच्छा, अब हम इनके गैमेट्स बना लेते हैं पुत्र, ठीक है। जब गैमेट्स बनेंगे तो यहाँ पे गैमेट्स क्या बनेंगे, यहाँ पे कैपिटल जी और ये कैपिटल एल, ठीक है, ऐसे ही बने, है ना, जीन्स भी पास पास हैं। और इसमें जब गैमेट्स बने तब क्या बने, स्मॉल जी स्मॉल एल, ठीक है, ये तो सेम ही बन गया वैसे, है ना। अच्छा, उसके बाद ये दोनों आपस में क्रॉसओवर कराएंगे, ठीक है, मतलब दोनों को फर्टिलाइज करवाया गया तो हमारे पास F1 जनरेशन बन के आ गई। F1 जनरेशन में जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म बना, कैपिटल जी कैपिटल एल, ठीक है, स्मॉल जी और स्मॉल एल, इस तरह से बन के आया, ठीक है। अच्छा, ये वाला रिजल्ट सेम वैसा ही है जैसे हमने पीछे किया था। क्लियर बेटा, मतलब इसमें से, इस हाइब्रिड में से ये एक्चुअल में किसकी तरह नजर आएगा, फिनोटिपिकली इसकी तरह नजर आएगा क्योंकि डोमिनेंट जीन्स यहाँ पे दिख रही हैं हमें। क्लियर। अब F2 जनरेशन की बात करते हैं, F2 से आपको ज्यादा पता चलेगा। अब हमने इसकी सेल्फिंग करवा दी, सेल्फिंग में फिर से यही वाला कैपिटल जी कैपिटल एल, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल जी और स्मॉल एल, ठीक है। अब हमने कंपैरिजन करना है, देखो, ठीक है, ये बना लिया हमने। अब इसके गैमेट्स ये क्या बनेंगे, इसमें दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, जीन्स पास पास ही पड़ी हुई हैं। देखो, कैपिटल जी सिर्फ दो तरह के गैमेट्स बनेंगे अब, ठीक है, इसमें कैपिटल जी कैपिटल एल दो तरह की क्यों बने, क्योंकि जीन्स पास पास पड़ी हुई हैं। व्हेन देयर इज क्रॉसिंग ओवर तो ये दोनों जीन्स अलग नहीं हुई, ये दोनों जीन्स भी अलग नहीं हुई, ठीक है। अदरवाइज जब हमने मेंडल वाला क्रॉस किया था तो वहां पे तो हमने क्या गैमेट्स बना दिए थे, 4 गैमेट्स बना दिए थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, याद आया, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, ऐसे बनाए थे ना। इसमें ऐसे नहीं हो रहा क्योंकि दोनों जीन्स टाइटली लिंक्ड हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ी पड़ी हैं, तो ये जीन्स सेपरेट नहीं होंगी और सिर्फ कितने गैमेट्स बन के आएंगे, 2 ही गैमेट्स बन के आएंगे जो हमें नजर आ रहे हैं, कैपिटल जी कैपिटल एल एंड स्मॉल जी स्मॉल एल, ठीक है। इसमें भी हमारे पास 2 ही तरह के गैमेट्स बन के आएंगे क्योंकि जीन्स कैसी हैं, टाइटली लिंक्ड, कैपिटल जी कैपिटल एल स्मॉल जी स्मॉल एल बन गए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बन के आएंगे, देखो पहले इनको, तो हमारे पास एक प्लांट बना जिसमें कैपिटल जी कैपिटल एल फिर कैपिटल जी कैपिटल एल, ठीक है। अब इसको इसके साथ करो तो क्या बना, इट इज कैपिटल जी कैपिटल एल, ठीक है, स्मॉल जी स्मॉल एल, ठीक है। अब ये स्मॉल को इन दोनों के साथ तो क्या बनेगा, कैपिटल जी कैपिटल एल स्मॉल जी स्मॉल एल, ठीक है। अब इसको इसके साथ तो क्या बन गया, फिर से स्मॉल जी स्मॉल एल एंड स्मॉल जी स्मॉल एल, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है। अब जरा रेशो देखो, रेशो हमारे पास क्या आएगी, 3:1, ठीक है। क्रॉस आपको किस तरह का नजर आ रहा था, मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड, कैसे नजर आ रहा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। एक पीछे हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था तो उसमें हमारे पास रेशो कितनी आई थी, फिनोटिपिक रेशो 9:3:1, यहाँ पे फिलहाल कितनी आई 3:1, अलग है ना बेटा, बिल्कुल, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट आप पढ़ो इसी को ही, कंप्लीट लिंकेज इफ 2 जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम्स आर वेरी नियर टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत पास हैं, दे आर नॉट सेपरेटेड बाई क्रॉसिंग ओवर, वो क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट नहीं होंगी, ठीक है, नहीं होंगी, एंड आर इनहेरिटेड टुगेदर टू द नेक्स्ट जनरेशन,
और अगली जनरेशन में एज इट इज ही चली जाएंगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट लिंकेज। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये वाली जीन्स थी, हम क्या देख रहे हैं कि अगली जनरेशन में ये सारी जीन्स इकट्ठी जा रही हैं, भले ही कैपिटल जी कैपिटल एल ओ या फिर स्मॉल जी स्मॉल एल ओ, ये अलग नहीं हुई, ठीक है। हमारे पास इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं आया, कैपिटल जी स्मॉल एल, ठीक है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन के आया, है ना। तो अगली जनरेशन में एज इट इज ही चली गई। दिस इज नॉन एज कंप्लीट लिंकेज। नाउ प्रोजेनी कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पेरेंटल टाइप, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे, ओनली पेरेंटल टाइप आएंगे, वन नहीं है, कुछ नहीं यहाँ पे, ओनली पेरेंटल टाइप। देखो हमारे पास क्या है, सारे डोमिनेंट वाले, ठीक है। जैसे अगर मैंने ग्रे बॉडी और लॉन्ग हेयर का एग्जांपल लिया था, लॉन्ग विंग्स का एग्जांपल लिया था, तो ये सारे क्या हैं, ग्रे बॉडी विद द लॉन्ग विंग्स, और ये क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर के साथ। तो हमारे पास सारे के सारे क्या आए, ओनली द पेरेंटल कैरेक्टर, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट्स आर टोटली एब्सेंट। ये जो एक क्रॉस मैंने बनाया, दिस इज फॉर कंप्लीट लिंकेज, बट याद रखना है इट इज वेरी रेयर, ठीक है। क्लियर बेटा। अच्छा, और F2 डाई हाइब्रिड रेशो कितनी आ रही है, 3:1, सबको क्लियर। इवन जो टेस्ट क्रॉस रेशो आएगी वो भी कितनी आएगी, इसके लिए 1:1। नॉर्मली डाई हाइब्रिड के लिए टेस्ट क्रॉस रेशो कितनी आती है, 1:1:1:1, ठीक है। यहाँ पे कितनी आएगी, ओनली 1:1, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज, ये क्रॉस अच्छी तरह से बार बार चाहे वीडियो बैक करके देख लेना अगर समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लेना। इनकम्प्लीट लिंकेज, व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, पीछे हमने कंप्लीट करा, अब आते हैं इनकम्प्लीट। व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, मतलब सेम ही क्रोमोसोम पे जीन्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, मतलब हैं तो अभी भी वो कैसी लिंक्ड जीन्स ही हैं, बट दे हैव टेंडेंसी टू सेपरेट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। उनके पास टेंडेंसी है कि वो क्रॉसिंग ओवर में सेपरेट हो सकती हैं, ठीक है। क्लियर। सो इन द नेक्स्ट जनरेशन रिकॉम्बिनेंट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन एडिशन टू पेरेंटल टाइप। तो पेरेंटल टाइप के साथ साथ अगली जनरेशन में हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स भी बनेंगे, है ना। बट याद रखना है, अगर पास पास जीन्स पड़ी होंगी तो रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेंगे, ठीक है। अगर जीन्स दूर दूर पड़ी होंगी तो क्रॉसिंग ओवर में ज्यादा चांसेस है उनके सेपरेट होने के, हर जीन अलग हो जाएगी, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट्स हमारे पास ज्यादा बनेंगे। सो इन द नेक्स्ट जनरेशन रिकॉम्बिनेंट्स आर फॉर्म्ड इन एडिशन टू पेरेंटल टाइप। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, अंडरलाइन करो, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इज लेस देन द नंबर एक्सपेक्टेड इन द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इनकम्प्लीट लिंकेज में हमने क्या बोला कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सिमिलर क्रोमोसोम, मतलब अभी भी जीन्स कैसी पड़ी हुई हैं, लिंक्ड जीन्स ही पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब बेटा आपने याद रखना है, अगर ये जीन्स इस तरह से पास पास पड़ी होंगी तो जो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे हमारे पास, वो रिकॉम्बिनेंट्स क्या बनेंगे, कम बनेंगे, लेस बनेंगे, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट्स लेस बनेंगे। अगर जीन्स दूर दूर पड़ी हैं, जैसे मान लो ये वाली जीन्स की बात हो रही है, ठीक है, तब भी रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, बट वो रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, क्योंकि जीन्स दूर दूर पड़ी हैं, क्रॉसिंग ओवर में सारी जीन्स के सेपरेट होने के चांसेस हैं, तो रिकॉम्बिनेंट्स आर मोर, ठीक है। ये भी आपने याद करना है, ठीक है। क्लियर बेटा, है ना। तो देखो अब नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स आर लेस देन द नंबर एक्सपेक्टेड इन द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अभी पीछे हमने एक चीज याद करी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में रिकॉम्बिनेंट्स कितने होंगे, 50%, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 50%, ठीक है। इसका मतलब कि जब भी हम लिंक्ड जीन्स की बात करेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स जो बनेंगे वो हमेशा कैसे होंगे, दीज आर लेस देन 50%। रिकॉम्बिनेंट्स कैसे होंगे, लेस देन 50%। तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स आर लेस देन नंबर एक्सपेक्टेड इन द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये एक्चुअल है, ठीक है। क्लियर। अब देखो, अब मैंने आपको समझाया था कि जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा इजीली कि हमें क्या पूछा हुआ है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। अदरवाइज हमने मेंडल का एक रूल पढ़ा था, वहां पे अगर लिखा होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है,
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई हमारे पास रेशो देखो पहले कितनी थी, इट वॉज 9:3:3:1, ठीक है, जिसमें से हमारे पास ये 9 और 1 मतलब 9 + 1 = 10, ये क्या थे पुत्र? दीज आर द पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, ये क्या थे? पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए थे 3 3 ये दीज आर द रिकॉम्बिनेंट्स, ये क्या थे हमारे पास? दीज आर रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट्स की हमने परसेंटेज निकाली थी। रिकॉम्बिनेंट्स की परसेंटेज कैसे निकलनी थी? 6 / 16 × 100 = 37.5, कितने आ गए? 37.5, ठीक है। ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स बने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब जब भी हम लिंक्ड जीन्स की बात करेंगे, अगर वहां पे लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो हमारे पास लिंक्ड जीन की परसेंटेज कितनी आनी चाहिए? लेस देन 37.5। कुछ समझ आया? ठीक है, इसी लाइन में सिर्फ हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स आर लेस देन नंबर एक्सपेक्टेड इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट इज 37.5, 37.5 से कम, ठीक है, क्लियर। अच्छा, नाउ नेक्स्ट ये मैं आपको समझाती हूँ। आपकी एनसीईआरटी में बेटा एक डायग्राम बनी होगी, अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो, लिंकेज की एक डायग्राम बनी है, ध्यान दो। पेज नंबर 68, 68 पेज नंबर देखना। अच्छा, ये डायग्राम आपको मिलेगी, फिलहाल ऐसे देख के डायग्राम देख के घबराना नहीं है, ठीक है। ये क्रॉसेस बनाए हुए हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, ये देखो नजर आ रहे हैं ना, दीज आर होमोलोगस पेयर, ठीक है, ये भी होमोलोगस पेयर, ये हुक्ड हमने यहाँ पे बना दिया, दैट मीन्स ये मेल होगा, ठीक है। सिर्फ ये देखो, अभी ये वाला क्रॉस है ना, इस क्रॉस में आपको नीचे यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं। पेरेंटल टाइप कितने आए? 98.7%, और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स कितने आए? 1.3%, दिख रहे हैं ना बेटा, है ना। जो दूसरा क्रॉस है उसमें पेरेंटल टाइप लिखे हुए हैं 62.8% और रिकॉम्बिनेंट लिखे हुए हैं 37.2%, है ना। अब ये वाला जो क्रॉस हम देख रहे हैं, इस क्रॉस में जीन्स पड़ी हुई हैं Y and W, ठीक है, और ये दोनों जीन्स पास पास पड़ी हुई हैं एज कंपेयर टू क्रॉस B। क्रॉस B में भी जीन्स आपको दिख रही हैं पुत्र, जीन्स के नाम है WM, ठीक है, लग रहा है ना पता। अब देखो, इनमें से अगर मैं शो करूं कि इसमें से टाइटली लिंक्ड कौन सी हैं और लूजली लिंक्ड कौन सी हैं, तो दोनों ही लिंक्ड है ना। टाइटली और लूजली अगर देखनी होगी तो ये क्या है? टाइटली लिंक्ड जीन्स, ध्यान दो, टाइटली लिंक्ड जीन्स। और ये वाली जीन्स कैसी होंगी? दीज आर लूजली लिंक्ड जीन्स। कैसी हैं? लूजली लिंक्ड जीन्स, ठीक है। अच्छा, अब इन जीन्स में अगर लिंक्ड जीन्स हैं तो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बनेंगे? दीज आर लेस देन 37.5, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर जीन्स ज्यादा पास पास पड़ी होंगी तो रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेंगे। कितने बने? देखो यहाँ पे ओनली 1.3%। अगर जीन्स दूर दूर पड़ी होंगी तो रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा बन सकते हैं, बट वो ज्यादा भी कितने होने चाहिए? 37.5 से कम ही होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे है 37.2%। आई होप आपको समझ आ गया बेटा, ये है ना, रिकॉम्बिनेंट्स 37.2, ठीक है, क्लियर। तो ये था अबाउट द लिंकेज, ज्यादा डिटेल नहीं, अभी हम ये करेंगे क्रॉस फिर से दोबारा डिटेल में। ओके ओके, नेक्स्ट आओ, लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप, अब देखो लिंकेज ग्रुप क्या है, ये भी आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। लिंकेज ग्रुप,
अब देखो क्या है, ऑल द जीन्स इन अ पर्टिकुलर क्रोमोजोम, सारी की सारी जीन्स एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम में, ठीक है, जैसे मान लो ये मैंने क्रोमोजोम बना दिया, इस क्रोमोजोम के ऊपर जीन्स पड़ी हुई हैं, तो ऑल द जीन्स इन अ पर्टिकुलर क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम है, ठीक है, ऑल द जीन्स इन अ पर्टिकुलर क्रोमोजोम फॉर्म अ लिंकेज ग्रुप। ये क्या बना देंगी, इस सारी जीन्स को मिला के पुत्र हमने क्या बोल दिया, लिंकेज ग्रुप बोल दिया। इट इज नॉन एज लिंकेज ग्रुप बिकॉज द टू होमोलोगस क्रोमोजोम, आप ध्यान से समझना, टू होमोलोगस क्रोमोजोम पोजेस, तो इसका होमोलोगस क्रोमोजोम भी बना लो। अगर मान लो वो मैटर्नल है, ये मैंने पैटर्नल बना लिया, ठीक है, तो ये इसका होमोलोगस क्रोमोजोम है, ठीक है। अच्छा, बिकॉज द टू होमोलोगस क्रोमोजोम पोजेस आइदर सिमिलर, है ना, तो इस क्रोमोजोम पे भी या तो यही वाली जीन्स होंगी, है ना, या फिर इनके अल्टरनेट एलील पड़ा होगा, बट होंगी सेम ही कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो दे हैव आइदर सिमिलर और एलील जीन ऑन द सेम लोकस, सेम ही है, या फिर इनके एलील्स पड़े हुए हैं सेम जगह पे, ठीक है, सेम जगह पे। दे कंस्टिट्यूट सेम लिंकेज ग्रुप, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो लिंकेज ग्रुप, पुत्र ध्यान दो, जो लिंकेज ग्रुप इसके पास है वही वाला लिंकेज ग्रुप इसके पास भी पड़ा हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं ना, मतलब इन दोनों क्रोमोसोम के पास सेम लिंकेज ग्रुप पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम फिर ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये लिंकेज ग्रुप अलग है, ये लिंकेज ग्रुप अलग है, नहीं, दोनों को हम सेम ही मान लेंगे, एक, वन ओनली, ठीक है। थस द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन एनी स्पीशीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स जीनोम। जीनोम मैंने आपको समझाया था, हैप्लॉइड सेट मतलब जीनोम, ठीक है, इफ हैप्लॉइड, समझ आया। फिर देखो इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स पड़ी हुई हैं पुत्र, उसको हम क्या बोलेंगे, लिंकेज ग्रुप, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे एक लिंकेज ग्रुप है, वन, क्लियर। अच्छा, इसके लिए हम नंबर 2 नहीं डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और देखो होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होता है, जिस करेक्टर के लिए यहाँ पे जीन पड़ी हुई है उसी करेक्टर के लिए यहाँ पे भी जीन पड़ी होगी, है ना, या तो जीन सेम ही होगी या फिर उसके अल्टरनेट जीन पड़ी होगी, मतलब कोई एलील पड़ा होगा, ठीक है, बट है उसी करेक्टर के लिए। दोनों जीन्स ये जो आपको दिख रही है ना, ये सेम ही करेक्टर के लिए दिख रही हैं, इसलिए दोनों को मिला के हमने क्या बोल दिया, वन लिंकेज ग्रुप ही है ये भी, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला, सुनो अब ध्यान से सुनो, अगर मैंने बोला कि एग में पुत्र कितने लिंकेज ग्रुप हैं, एग में कितने लिंकेज ग्रुप हैं, ठीक है, एग के लिंकेज ग्रुप, फटाफट आंसर दो जरा, क्या आंसर आना चाहिए, एग में कितने लिंकेज ग्रुप हैं, ह्यूमन एग, ह्यूमन ओवम या एग, शाबाश। तो ह्यूमन एग है, शाबाश, कितने, 2, नो, कितने लिंकेज ग्रुप होने चाहिए, देखो ह्यूमन एग कितने क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो देखो एक क्रोमोसोम, ये दूसरा, 2 ही लिए मैंने फिलहाल के लिए, है ना, तो इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पड़ी हुई हैं अलग करेक्टर के लिए, ये क्या हो गया, वन लिंकेज ग्रुप। इस क्रोमोसोम के ऊपर भी जीन्स पड़ी हुई हैं, सारी डिफरेंट जीन्स हैं, ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, सेकंड लिंकेज ग्रुप। तो 23 क्रोमोसोम मतलब 23 लिंकेज ग्रुप, है ना, ठीक है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके लिए, उसके ऊपर भी सेम ही कैरेक्टर के लिए जीन्स पड़ी हुई हैं, तो उनको हम अलग नहीं रखेंगे, हम 46 लिंकेज ग्रुप नहीं इसको बोल सकते हैं, दीज आर ऑल्सो 23 लिंकेज ग्रुप, ठीक है, क्लियर बेटा, है ना। तो देखो थस नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन एनी स्पीशीज इज इक्वल टू, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स जीनोम, इसके जीनोम में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पड़े होंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप होंगे, ठीक है। जैसे हमने बोला एग में, ठीक है, एग एक जीनोम है ना, तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, 23 क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, मतलब कितने लिंकेज ग्रुप, 23 लिंकेज ग्रुप, क्लियर। इफ हैप्लॉइड और नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इफ डिप्लॉइड, अगर डिप्लॉइड है, ठीक है, तो उसमें जितने होमोलोगस पेयर होंगे उसको हम क्या बोल देंगे, जितने होमोलोगस पेयर उतने लिंकेज ग्रुप। तो कितने होमोलोगस पेयर हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, कितने होमोलोगस पेयर हैं, 23
पेयर हैं, इसका मतलब 23 लिंकेज ग्रुप। ठीक है, समझ आई है ना। कुछ एग्जाम्पल्स आगे गिवन है, देखो मैन, फीमेल, ठीक है, ह्यूमन बीइंग लिखना चाहिए था। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में फीमेल, ठीक है, उसमें कितने लिंकेज ग्रुप हुए, 23 लिंकेज ग्रुप। ठीक है, जैसे हमने सिंपल फीमेल का एग्जाम्पल लिया बेटा, ह्यूमन बीइंग में फीमेल का एग्जाम्पल लिया, तो उसमें कितने पेयर पड़े हुए हैं, 23 पेयर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उन 23 पेयर में देखो, जैसे कुछ पेयर मैंने ऐसे बना दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 लिंकेज ग्रुप। सेम जीन्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो उसको हम अलग नहीं बोल देंगे, वो भी उसी में ही आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा लिंकेज ग्रुप, ये तीसरा लिंकेज ग्रुप, ये चौथा लिंकेज ग्रुप, तो टोटल कितने हैं, 23 पेयर, मतलब कितने लिंकेज ग्रुप, 23 लिंकेज ग्रुप। क्लियर। ठीक है, अब मेल का एग्जाम्पल लो, मेल में थोड़ा सा डिफरेंट है। मेल में डिफरेंट कैसे हुआ, देखो मेल में भी कितने पेयर पड़े हुए हैं, वैसे तो 23 पेयर ही पड़े हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और उसके बाद ये हमने बना दिया एक्स एंड वाई। क्लियर। तो देखो ये एक लिंकेज ग्रुप, ये दूसरा लिंकेज ग्रुप, ये तीसरा लिंकेज ग्रुप, ये चौथा लिंकेज ग्रुप। और जब हम सेक्स क्रोमोसोम की तरफ पहुंचते हैं, जैसे मान लो ये 23 पेयर्ड है, 23rd पेयर है। ठीक है, तो इसमें देखो एक क्रोमोसोम एक्स है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग कैसा होगा, हेमीजाइगस, याद आया ना बेटा, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स होती हैं, ठीक है, कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो वाई क्रोमोसोम पे नहीं होंगी, तो ये एक अलग लिंकेज ग्रुप बन जाएगा, ये एक अलग लिंकेज ग्रुप बन जाएगा। तो टोटल लिंकेज ग्रुप कितने बन जाएंगे, 23 पेयर में लिंकेज ग्रुप कितने बन जाएंगे, 24 लिंकेज ग्रुप बन जाएंगे, अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ऑफ मेल। ठीक है, पर अगर हम स्पर्म का एग्जाम्पल लेते हैं ना बेटा, तो स्पर्म में 23 रहेंगे, क्योंकि स्पर्म में या तो एक्स आएगा या फिर वाई आएगा, है ना। बाकी 22 वैसे ही हैं, या तो एक्स या फिर वाई। ठीक है, दोनों इकट्ठे थोड़ी ना आ सकते हैं। तो लिंकेज ग्रुप कितने होंगे इसके अंदर, 23 स्पर्म के अंदर। और अगर मेल पूछा जाए तो 24। ठीक है, ड्रोसोफिला में अभी मैंने आपको लिखवा दिया 2n = 8, तो इसमें भी हम कैसे ले लेंगे, 4 लिंकेज ग्रुप। ठीक है, अच्छा उसके बाद मेज में 10 लिंकेज ग्रुप है, तो इसमें डिप्लॉयड नंबर होता है, 2n = 20, लिखने को लिख सकते हो आप, 2n = 20। और मटर में 2n = 14, तो वहां पे होते हैं 7 लिंकेज ग्रुप। क्लियर, 7 लिंकेज ग्रुप। जल्दी से ये देखो एक बार लिंकेज ग्रुप, इसमें कोई डाउट तो पूछो। लिंकेज ग्रुप, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हो गया, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ये क्या है, पहले सिर्फ समझना है, आज डिटेल तो नहीं हो पाएगी। व्हाट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम कौन से, एक्स एंड वाई, तो ये मैंने बना दिया, चलो इट इज एक्स। ठीक है, और ये मान लो मैंने बना दिया वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई इन एडिशन टू सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स, समझो अच्छी तरह से, इनके ऊपर जीन्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये जीन्स मान लो कैसी हैं, सेक्स को डिटरमाइन करने वाली जीन्स हैं। सेक्स क्रोमोसोम है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर पड़ी होंगी सेक्स को डिटरमाइन करने वाली जीन्स। बट दे ऑल्सो कैरी जीन्स फॉर सेवरल अदर कैरेक्टर, बट इसके अलावा यहाँ पे किसी और कैरेक्टर के लिए, पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए भी जीन प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगी, हो सकती है ना। ठीक है, तो दीज एडिशनल जीन्स, इन एडिशनल जीन्स को विच ट्रेवल अलोंग विद द सेक्स कंट्रोलिंग जीन्स, जो किसके साथ चली हुई हैं, सेक्स कंट्रोलिंग जीन्स के साथ चली हुई हैं, ये वाली जीन्स जो किसी और कैरेक्टर के लिए हैं, सेक्स के अलावा किसी और कैरेक्टर के लिए हैं। ठीक है, तो दीज आर अलोंग विद द सेक्स कंट्रोलिंग जीन्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एंड दीज आर कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड जीन्स। कुछ समझ आया, सिंपल है बेटा,
कि X और Y क्रोमोसोम, बिकॉज दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम, तो इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स पड़ी होती हैं वो एक्चुअल में कौन सी जीन्स होती हैं जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, अगर हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले रहे हैं ना, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर या तो मेल सेक्स को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, मतलब डिटरमाइन करेगा, या फिर फीमेल सेक्स को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। फीमेल के लिए, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, फीमेल सेक्स के लिए जो जीन्स होंगी वो कहाँ पड़ी होंगी, इन सेक्स क्रोमोसोम पे पड़ी होंगी। मेल के लिए प्रेजेंट होंगी ऑन द वाई क्रोमोसोम, ठीक है, क्लियर बेटा, है ना। तो सेक्स क्रोमोसोम इन एडिशन टू सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स, दे ऑल्सो कैरी जीन्स फॉर सेवरल अदर कैरेक्टर्स and these additional genes travel along with the sex controlling genes from generation to generation। तो हर जनरेशन में आगे से आगे ये इन्हीं जीन्स के साथ चलती जाएंगी, ठीक है, क्लियर। These are called as sex linked genes। The characters controlled by sex linked genes are called as, अब देखो ये जो जीन है, ये पर्टिकुलर जीन एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो करेक्टर कंट्रोल्ड बाई these genes, sex linked genes are called as, इन कैरेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। और क्योंकि ये जीन्स इसी क्रोमोसोम के ऊपर रहती हैं, आगे से आगे अगली जनरेशन में जाती जाएंगी, तो इन्हीं जीन्स को हम क्या बोल देंगे, सेक्स लिंक्ड जीन्स, और इस इनहेरिटेंस को हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्लियर बेटा, समझ आ गया, दोबारा समझाऊं। वी आर डूइंग सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। तो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर सेक्स को डिटरमाइन करने के अलावा और भी जीन्स पड़ी हो सकती हैं, उन जीन्स को हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड जीन्स, ठीक है। और वो जीन्स अगली जनरेशन में एज इट इज उसी क्रोमोसोम के साथ चली जाएंगी, तो उस इनहेरिटेंस को हम क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब किसी और कैरेक्टर के लिए जीन्स पड़ी हैं, कहाँ पे, आइदर ऑन द एक्स और ऑन द वाई, ठीक है। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल है बेटा हीमोफीलिया, ठीक है, एक डिजीज है पर्टिकुलर, दैट इज नॉन एज हीमोफीलिया, डिजीज का नाम हीमोफीलिया, ठीक है। अच्छा लिख देती हूं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक पर्टिकुलर टाइप की डिजीज है, ठीक है, जिसमें अगर मान लो बॉडी में एक छोटा सा भी कोई कट लगता है, जैसे मान लो आपका हाथ कट गया, ठीक है, तो वो ब्लड फ्लो नहीं रुकेगा, कॉन्टिन्यूअसली ब्लड फ्लो होता ही रहेगा, देयर इज नो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। हमें पता है अगर ब्लड जम जाता है, क्लॉट बन जाता है उसका, तब जाके ब्लड फ्लो रुकता है, ठीक है। इसका मतलब वहां पे क्लॉट नहीं बनेगा, ठीक है, और ब्लड कॉन्टिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा, बहता ही रहेगा, ठीक है। दिस इज नॉन एज हीमोफीलिया, ठीक है। और ये जो हीमोफीलिया है ना बेटा, ये एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ठीक है। और इसका अगर हम नाम लिखें, इट इज रिसेसिव सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, ठीक है। या फिर इसके लिए जो जीन है, सीधा मैंने लिख दिया, इसके लिए जो जीन है इट इज रिसेसिव, और कैसी है, सेक्स लिंक्ड है, मतलब प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम में से भी एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। मींस जैसे मान लो ये मैंने एक्स क्रोमोसोम बनाया, तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक पर्टिकुलर जीन होती है, कैसी जीन है, रिसेसिव जीन है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर आता है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये एक जीन पड़ी हुई है हीमोफीलिया, मैंने स्मॉल एच लिख दिया इसके लिए ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये स्मॉल जीन पड़ी होगी, ठीक है, तो एक इंडिविजुअल में एक डिसऑर्डर हो सकता है, जिस डिसऑर्डर का नाम क्या है, हीमोफीलिया, ठीक है। क्लियर बेटा। अब देखो बाकी चीजें आपको पता है, हमें पता है कि जीन्स दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। अब ये जो रिसेसिव है ये अपना इफेक्ट सिर्फ कब शो करती है, इफ इट इज प्रेजेंट इन द होमोजाइगस कंडीशन, अगर दोनों क्रोमोसोम के ऊपर क्योंकि होमोलोगस पेयर है ना, अगर दोनों क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन पड़ी होगी तब वो इफेक्ट आएगा। जैसे हमने बोला हीमोफीलिया,
ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि हीमोफीलिया एक्चुअल में क्या है, ठीक है, किस तरह का डिसऑर्डर है। और उसके लिए हमने ये भी पढ़ लिया कि इसके लिए जीन कौन सी है, रिसेसिव जीन है, ये हमने शो कर दी रिसेसिव जीन। बट अगर एक अकेले एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन प्रेजेंट होगी तो ऐसे नहीं चलेगा, है ना। अब देखो फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोमल पेयर है वो कैसा बनता है, एक्स एक्स बनता है, मतलब फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। बट मेल में बेटा एक एक्स क्रोमोसोम होगा और एक तो वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है, आप समझो। तो ये वाला जो डिसऑर्डर है, ठीक है, अगर मान लो एक फीमेल में ये डिसऑर्डर होना है, ठीक है, तो दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन पड़ी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब फीमेल कैसी होनी चाहिए, दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये एक रिसेसिव जीन प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी जाके एक फीमेल कैसी बन जाएगी, हीमोफिलिक बन पाएगी, तभी वो इफेक्ट उस फीमेल में नजर आएगा। अगर मान लो बेटा सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम पे ये प्रेजेंट होती है, दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे ये नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये फीमेल अफेक्टेड नहीं होगी, ये फीमेल हीमोफिलिक नहीं हो सकती है, बस इसके पास से जीन पड़ी है, ठीक है, तो ये कैरियर मान सकते हैं इसको, क्योंकि अगली जनरेशन में ये एच स्मॉल एच हीमोफीलिया वाली जीन अगली जनरेशन में जा सकती है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कैरियर बोल देंगे, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, फीमेल को इट इज कैरियर। बट इसमें एक्सप्रेशन नहीं आएगा, मतलब ये फीमेल हीमोफिलिक नहीं होगी, हीमोफिलिक होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन प्रेजेंट होनी चाहिए। क्लियर बेटा, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब आते हैं मेल की तरफ। अब मेल कब हीमोफिलिक होंगे, ठीक है, कब हीमोफिलिक होंगे, अगर मेल में ये जीन एक्स क्रोमोसोम पे पड़ी हुई है, मतलब ये वाला जो एक्स क्रोमोसोम है ना, इस पे ये जीन नजर आ रही है, वाई क्रोमोसोम पे नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा कि इट इज रिसेसिव एक्स लिंक्ड जीन, और पुत्र ये वाली जीन सिर्फ और सिर्फ कौन से क्रोमोसोम पे हो सकती है, एक्स क्रोमोसोम पे हो सकती है। तो देखो मेल में पुत्र एक ही एक्स क्रोमोसोम पड़ा हुआ है, और अगर उस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये रिसेसिव जीन प्रेजेंट होगी तो ये मेल कैसा होगा, इट इज हीमोफिलिक मेल, हीमोफिलिक मेल, ठीक है, क्योंकि वाई पे तो पहले ही जीन के लिए जगह नहीं है, ठीक है। तो मेल में अगर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन पड़ी होगी तो वो मेल कैसा होगा, अफेक्टेड, ठीक है। इसका मतलब फीमेल में 3 तरह की कंडीशंस बन जाएंगी। कैसी, ये वाली फीमेल कैसी होगी, एक्स एक्स, इट इज नॉर्मल फीमेल, ठीक है। ये वाली फीमेल कैसी होगी, इट इज अफेक्टेड फीमेल, ठीक है। और ये वाली फीमेल कैसी होगी, इट इज कैरियर फीमेल, ठीक है, कैरियर फीमेल। मेल में सिर्फ 2 तरह की कंडीशंस बनेगी, या तो मेल कैसे हो सकते हैं, नॉर्मल, या फिर मेल कैसे हो सकते हैं, अफेक्टेड। पुत्र मेल कभी भी कैरियर नहीं होंगे, ठीक है, या तो मेल कैसे होंगे, नॉर्मल, या फिर ये कैसे हो सकते हैं, अफेक्टेड। अब इसके लिए हम एक क्रॉस भी बना के देख लेंगे, ठीक है। तो हम ये वाला बनाते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये समझ आ गया ना, फीमेल कैरियर है बट अफेक्टेड नहीं है, मतलब उसमें ये एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, बट उसके अंदर ये जीन पड़ी हुई है एक, ठीक है। तो ये क्रॉस बना के देखो, एक्स एच एक्स, ठीक है, क्रॉस करवा दिया हमने विद द एक्स एच वाई। जल्दी से बनाओ, आपको बनाने आता है ये क्रॉस। इट इज अ फीमेल, ठीक है, कैरियर फीमेल है, और ये अफेक्टेड मेल है, अफेक्टेड मेल, ठीक है। क्रॉस बनेगा तो किस तरह से बनेगा, जल्दी से गैमेट्स बनाओ। यहाँ पे गैमेट्स क्या बनेंगे, एक्स एच एक्स, यहाँ पे गैमेट्स क्या बनेंगे, एक्स एच वाई, ठीक है। आगे देखो हमारे पास क्या चांसेस बने, अगली जनरेशन कैसी हो सकती है, एक्स एच फिर एक्स एच वाई, फिर एक्स एच एक्स और एक्स वाई, मतलब अगली जनरेशन में हमारे पास चांसेस हैं, ठीक है। क्या चांसेस हैं, देखो मेल में से 50% चांसेस हैं, अगर मेल होगा ना मान लो, ठीक है, अगर लड़का होगा तो 50% चांसेस हैं कि वो कैसा हो सकता है, हीमोफिलिक, और 50% चांसेस हैं कि वो कैसा हो सकता है, नॉर्मल। टोटल मेल में से 50% चांसेस हैं उसके अफेक्टेड होने के, 50% चांसेस हैं उसके नॉर्मल रहने के, ठीक है। और फीमेल में से 50% चांसेस कैसे हैं, फीमेल कैसी होगी, अफेक्टेड, और 50% चांसेस क्या हैं, फीमेल कैसी होगी, दीज आर नॉर्मल। फीमेल ये देखने में नॉर्मल होंगी बेटा, देखने में नॉर्मल
बट दीज आर कैरियर। इंटरनली जीन पड़ी हुई है, देखने में नॉर्मल होंगी, ठीक है, कैरेक्टर इनकी बॉडी में एक्सप्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी, कल हम यही स्टार्ट करेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। अभी के लिए कोई डाउट कुछ पूछना है तो पूछ लो। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।